लगातार मसला गरमा रहा है और मांग अब सरकार बदलने के साथ साथ आवाज केंद्र तक पहुंच गई है। तक्षक साहब, जी। चर्चा करूंगा आज ओपीएस के मसले पर, क्योंकि लगातार ओपीएस को लेकर मांग जब जब उठती रही, सरकार कोशिश करती रही और नई सरकार भी इसे लागू करने की कोशिश करने के साथ बातें कह रही हैं। लेकिन सीएम सुक्खू साहब ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, क्या कहेंगे आप इस पर? जी सुनील, आपकी बात ठीक है। हम्म। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि नई पेंशन योजना के तहत हिमाचल की तरफ से केंद्र को जो अंशदान मिला है जी। वो हमें वापस लौटा दिया जाए ताकि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकें। हम्म। और सुक्खू सरकार पुरानी पेंशन योजना की लागू करने की रूपरेखा तैयार कर रही है ताकि जब भी मंत्रिमंडल का गठन हो और उसकी पहली बैठक हो उसमें पुरानी पेंशन योजना पर मोहर लगाई जा सके। ऐसे में केंद्र सरकार से उन्होंने हिमाचल की तरफ से जो भी अंशदान था केंद्र के पास वो वापस मांग लिया है। अच्छा, ये अंशदान तक्षक साहब हो कितना सकता है, क्योंकि उम्मीद तो कर्मचारियों को बहुत है। जी, ये अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से सुनील 1632 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार की तरफ से केंद्र को अंशदान दिया गया है। और ये वापस इसीलिए मांगा जा रहा है ताकि केंद्र से जो पैसा है और हिमाचल सरकार एक मोटे अंदाज के मुताबिक कितना पैसा उसको और डालना पड़ेगा ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी जा सके, उसी का हिसाब किताब लगाया जा रहा है अभी। अच्छा तक्षक साहब, इस जी। मसले के संबंध में कोशिश करेंगे कि हमारे साथ एनपीएस के जो मौजूदा प्रभारी हैं मीडिया एनपीएस संघ के, उनसे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हमारे जो संवाददाता हैं शिमला से लियाकत अली, उनसे भी संपर्क करेंगे। लियाकत से लगातार हम लोग इस मसले पर भी बात कर रहे हैं और आपसे भी। लेकिन अभी बैठक हुई है तो रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अजय बनियाल, जो कि एनपीएस के संघ के मीडिया प्रभारी हैं। अजय, आपकी अभी एक तो पहले पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद आपका, आपने जो समय दिया और इस मुद्दे को पिछले 7 वर्षों से आपने जिस तरह उठाया हुआ है जी, पूरा कर्मचारी वर्ग आपका धन्यवाद करता है। अजय, आपकी हाल ही में एक मीटिंग हुई है, मीटिंग के संबंध में आपकी क्या कुछ रणनीति आगे को लेकर बनी, क्योंकि अब तो सीएम साहब ने भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। आप देख रहे हो कि वो नायक फिल्म में जिस तरह अनिल कपूर जो है वो अपने एकदम फटाफट फैसले लेते हैं और जो फैसला उन्होंने कमिटमेंट किया उसको पूरा कर रहे हैं जी। तो हमें पूरा भरोसा है कि सीएम साहब ने जो एक माहौल बनाया प्रदेश के अंदर की जो मैं बोल रहा हूँ मैं वो करके दिखाऊंगा। तो हमें पूरा आश्वासन है कि जब भी पहली कैबिनेट जनवरी महीने में होगी जी, उसमें पहला मुद्दा ओपीएस होगा और ओपीएस बहाली होगा। कर्मचारी पूरे इसको लेकर पूरे आश्वस्त हैं। तो हमें पूरा भरोसा है प्रदेश सरकार के ऊपर और माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर। अच्छा, हमारे संवाददाता भी शिमला से लगातार इस मसले को लगातार दिखा रहे हैं और ओपीएस के संबंध में जो प्रतिक्रम आपके आ रहे हैं उस बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। लियाकत, आपसे भी जानना चाहूंगा, मेरे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक भी मौजूद हैं और अजय भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो अभी जो चिट्ठी लिखी है उस पर राजनीतिक प्रतिक्रम या केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई रिप्लाई आया है? देखिए, जिस तरह से जो है कांग्रेस ने अपने चुनावी जो ग्रंथियों की सबसे पहले 10 दिन के भीतर जो है ओपीएस को बहाल करने की बात कही थी, लेकिन जो पहले भी ये नहीं कहा यह जा रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार से चाहे राजस्थान से छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी अब जो जिस तरह से उन सरकारों ने केंद्र सरकार के समक्ष जो एनपीएस का फंड है या जो पैसा है उसको लेने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे थे, लेकिन केंद्र सरकार से फिलहाल अभी तक इस तरह का कोई भी यानी किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। और जाहिर सी बात है केंद्र सरकार जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल नहीं करना चाहती है। तो ऐसे में जो अब राज्यों को उनका शेयर वो देगी या नहीं देगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हिमाचल सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी इसमें, क्योंकि देखा जाए तो हिमाचल सरकार जो है 70,000 करोड़ के करीब कर्ज में पहले ही डूबी है। तो ऐसे में अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो अगर अब पहले की बात करें जो कर्मचारी हैं तो 7500 करोड़ रुपए खर्च होता है भुगतान पर जो पेंशन जो कर्मचारी हैं। ऐसे में जो अब ओल्ड पेंशन के तहत जो एनपीएस के हैं उनको भी अगर इसमें लाया जाता है तो आर्थिक बोझ भी काफी बढ़ेगा। तो अब जिस तरह से हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, अब देखना ये हुआ फिलहाल तो इसको लेकर कोई जवाब केंद्र सरकार से मिला नहीं है। तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से इस पर भी कोई अब फिलहाल ऐसी कोई प्रतिक्रिया सुनील अभी तक आई नहीं है। सुनील जी, चलिए लियाकत हमारे साथ इस
ताजा घटनाक्रम के संबंध में और चिट्ठी के संबंध में जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दूसरी तरफ अजय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कही कि आपको भी उम्मीद है कि अगर नए साल के आगमन के साथ ओपीएस लागू हो सकता है और कैबिनेट में निर्णय आ सकता है, लेकिन अगर केंद्र ही मदद करने से मना कर देता है, फिर आपकी रणनीति क्या होगी? जी ने अभी बात की कि पीएफआरडीए ने ये बोला है कि जो हमारा पैसा है एनपीएस के अंदर, उसके ऊपर ना सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हक है ना राज्य सरकार का, लेकिन जिसका वो पैसा है यानी एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉइज का, तो वो हमारा हक है। आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 साल बाद जब भी होगा, कर्मचारियों में एकजुटता है और कर्मचारी इस मांग को लेकर पूरे आश्वस्त है कि आज से आप ये देखिए कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी भी राज्य में ओपीएस नहीं थी। एक था सिर्फ वेस्ट बंगाल, उसको छोड़ के सब में एनपीएस थी। लेकिन कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता दिखाई और धीरे धीरे राज्यों ने एनपीएस को दरकिनार करके ओपीएस वाले फार्मूले को लागू करना शुरू किया है। जैसे जैसे ये अन्य राज्यों में भी बढ़ता जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा और ओपीएस एक बार फिर से उन्हें पुनः बहाल करनी पड़ेगी। चलो, उम्मीद है कि आप जो उम्मीद लगाकर सरकार से बैठे हैं, जरूर उसमें खरा उतरने की सरकार भी कोशिश करे। और हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए और अहम सवालों का जवाब देने के लिए अजय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो तक्षक साहब, जिस तरीके से आपने हमारे संवाददाता की बात भी सुनी और जो एनपीएस संघ के मीडिया प्रभारी हैं अजय, उन्होंने क्या कहा आपने वो भी सुना। लेकिन आपसे मैं बारीकी तौर पर समझना चाहूंगा, क्योंकि बैठकें लगातार हो रही हैं, चर्चाएं लगातार हो रही हैं, और उसके साथ दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर केंद्र सरकार, जो सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी, मदद नहीं करती है, तो फिर कितना आर्थिक संकट होगा या क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? देखिए सुनील, केंद्र सरकार तो इस हक में ही नहीं है जी कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। हम्म अगर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के हक में केंद्र सरकार होती, हम्म तो आपको पता, विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी सबसे पहले इसकी घोषणा करते, हम्म कर्मचारियों का वोट अपनी तरफ खींचते, लेकिन वो तो आखिर तक इस मुद्दे पर चुप रहे। बीजेपी विधानसभा चुनाव के दौरान रक्षात्मक रही इस मुद्दे पर। जी भाजपा के किसी भी नेता ने पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर कोई मुंह नहीं खोला। जी तो ऐसी सूरत में केंद्र सरकार तो हिमाचल सरकार का साथ नहीं देगी। और जो आपने पूछा कि केंद्र की उस चिट्ठी पर क्या प्रतिक्रिया थी, अभी तो सुनील चिट्ठी गई है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार जाहिर है कि या तो जवाब नहीं देगी या जवाब देगी तो उसके पक्ष में नहीं होगा वो। जी लेकिन हमारी जब मुकेश अग्निहोत्री से कांग्रेस की सरकार बनने से पहले और वोट डालने के बाद जो बातचीत हुई थी, जी तब उन्होंने कहा था कि हम केंद्र के सामने भीख का कटोरा लेके नहीं जाएंगे, हम अपनी मांग उनके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार हमारी कोई मदद नहीं करता है तो हम इतने सक्षम हैं कि अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे सकें। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, चिट्ठी केंद्र सरकार को लिख दी गई है, जब भी मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, केंद्र का रुख चाहे जो भी हो, सरकार को पुरानी पेंशन योजना पर मोहर लगा देनी है। अब बस ये समझते हैं नया साल का एक तरह से वो कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा होगा। चलिए, जो बात आपने डिप्टी सीएम वर्तमान के जो है उनकी कही कि भीख वाली बात कही, तो वैसे ही मैंने जब साक्षात्कार किया था पिछले कार्यकाल के दौरान सीएम सुक्खू साहब के, तो उन्होंने मुझे ऐसा ही कुछ एक वाक्य कहा था कि हमें हिमाचल की जनता को समर्थ बनाना है। लेकिन दूसरा बड़ा मसला है तक्षक साहब जी, संस्थानों का। हाल ही में सुक्खू साहब एक्शन में आए और जो जयराम सरकार ने संस्थान हाल ही में खोले थे, उनको बंद करने का फैसला ले लिया। जी। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या भविष्य में वो संस्थान दोबारा से खुल सकते हैं? देखिए सुनील, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना फिजिबिलिटी टेस्ट किए, जी बिना उनकी जरूरत के जगह जगह चुनाव के मौके पर फायदा लेने के लिए करीब 900 संस्थान खोल दिए थे जी जी और उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। जब उनसे ये पूछा गया कि सालाना इन संस्थानों के खोलने पर हिमाचल सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, तो उनका कहना था कि करीब 5,000 करोड़ रुपए सालाना का नए संस्थान खोलने से बोझ पड़ेगा, जबकि वहाँ कर्मचारी नियुक्त नहीं है, जगह ठीक नहीं है उनकी। छोटी छोटी जगह में संस्थान खोलने का फैसला ले लिया गया, जबकि वित्त विभाग ने इस बात के लिए इनकार किया था कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। बावजूद इसके बीजेपी सरकार ने जाने से पहले करीब 900 संस्थान खोल दिए थे। अब सुक्खू सरकार का ये कहना है कि हमने ये संस्थान बंद कर दिए हैं, हम वो संस्थान तब खोलेंगे जब हम वहाँ कर्मचारियों की पूरी तौर पर नियुक्ति कर सके। यानी कि बिना कर्मचारियों के संस्थान खोलने का कोई फायदा नहीं,
लोगों को कोई उसका लाभ नहीं मिलने वाला था। ये मुख्यमंत्री का तर्क है। जबकि दूसरी तरफ भाजपा सरकार कह रही थी कि हमने लोगों को अपने नज़दीक के स्थान पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया था और कांग्रेस सरकार ने आते ही वो संस्थान बंद कर दिए। आपको ध्यान होगा कि विपक्ष के नेता का अभी हाल ही में दर्जा दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को। वो सरकार के इन फैसलों को लेके खिलाफ एक ज्ञापन दे के आए हैं राज्यपाल साहब को कि सरकार ये ठीक नहीं कर रही, जनहित के फैसलों को उलट रही है। अब ये मैं समझता हूँ कि सुनील, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन सरकार संस्थान वहां खोलेगी जहां जरूरत होगी और पहले कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी और अपना एक बजट का हिसाब किताब देखेगी, तब नए संस्थान खोलने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। चलो, ये तो आपने बात बिल्कुल कही। वैसे भी सीएम सुक्खू साहब ने मेरे साक्षात्कार में कहा था कि नीति और नियत होनी चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है, हिमाचल पहले में ही कर्ज में जो है वो डूबा हुआ है। जी। कई बार आप भी चर्चा में इसका विश्लेषण कर चुके हैं। हाँ जी। और हर पक्ष विपक्ष का नेता भी वर्तमान में ये बात कहता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ जो 900 संस्थानों की बात आपने कही, आर्थिक बोझ पहले ही उनको बनाने में और चलाने के लिए जो रूपरेखा तैयार हुई, खर्चा हुआ, तो अब उनको अगर बंद बिल्कुल ही कर दिया गया तो कितना और आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ सकता है। देखिए, वो तो मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि अगर ये संस्थान जो के त्यों चालू रहते हैं तो 5,000 करोड़ रुपए सालाना का सरकार पर बोझ आता। और इनसे लाभ इसलिए नहीं था कि वो संस्थानों के लिए ना तो कोई नए भवन बनाए गए हैं, ना कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जहां जगह मिली वो संस्थान खोल दिए गए। अब दोनों ही तरफ से अपने अपने तर्क है। देखिए, भाजपा सत्ता में रही तो संस्थान खोले और उन्होंने उनके पक्ष में तर्क दिए, भले वित्त विभाग ने उसके लिए इनकार किया हो। अब जब कांग्रेस की सरकार है तो वो सोच रही है, या उनका कहना है, मानना है कि ये संस्थान गलत तरीके से खोले गए। पहले ये चेक नहीं किया गया कि इन पे कितना खर्चा आएगा और कितने कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। ऐसे में संस्थान खोलने की घोषणा भर से तो काम नहीं चलता ना, लोगों को अपने घर के पास सुविधाएं नहीं मिलती। हम सारी चीजों को देखेंगे और उसके बाद इस मामले में फिर कोई आगे फैसला लेंगे। अच्छा, इसके साथ ओपीएस से शुरुआत हुई चर्चा की तक्षक साहब, उसके बाद संस्थानों का जिक्र हुआ और सबसे अंतिम और अहम सवाल आज की चर्चा में आपसे लूंगा, कर्मचारी चयन आयोग का, जो सीएम सुक्खू साहब ने एक्शन में आते ही उसको निलंबित कर दिया और जितने भी कर्मचारी, वहां पर एक महिला दोषी भी पाई गई, पूछताछ भी चल रही है, जो उम्मीदवार थे उनके दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया। तो जांच में अब तक क्या कुछ पाया गया? जूनियर ऑफिस ऑडिटर का जो पेपर होना था जी, वो पेपर में परीक्षार्थी बैठते उससे पहले लीक हो गया था और उस पेपर को सरकार ने रद्द कर दिया। और सुनील, सरकार के पास जो शिकायतें पहुंची हैं वो कोई 8 पेपर ऐसे थे जो लीक हुए या जिनके बारे में जानकारी दे दी गई थी पहले से, उनकी परीक्षाएं अभी होनी थी। सरकार के पास ये शिकायतें पहुंची हैं, एसआईटी का गठन हो चुका है, एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है। जूनियर ऑफिस ऑडिटर के जितने भी उम्मीदवार थे उनका सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया है। कौन दलाल कैसे भूमिका निभा रहे थे इसकी जांच की जा रही है। और ऐसा भी है सुनील कि एक विशेष परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थी परीक्षा में आमतौर पर ज्यादा पास होते थे। जाहिर है कि जो दलालों का और कर्मचारी चयन आयोग के जो लोग मिली भगत जिनकी थी, वो उस एक विशेष संस्थान पर ही परीक्षार्थियों को नकल कराई जाती थी या उनको पेपर लीक करके पहले से दे दिया जाता था। और जो महिला गिरफ्तार हुई है, वरिष्ठ सहायक, उनके बेटे ने भी 2 बार परीक्षाएं दी, दोनों बार वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए, उनकी नौकरी लग गई, गिरफ्तार वो भी हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि एसआईटी की जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। और मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि हम युवाओं के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होने देंगे। हिमाचल के 14 लाख बेरोजगारों को हमने ये वादा किया है, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां देंगे और उसी दिशा में हमने कदम बढ़ाया है। और जो परीक्षाएं रोक दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, तो 60 दिन के भीतर पारदर्शिता की कोई नीति लेके आएंगे, उसके बाद ये फिर से परीक्षाएं शुरू की जाए। चलो, भविष्य में होगा कि सुक्खू सरकार की पारदर्शिता की नीति क्या कुछ होती है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में ताजा घटनाक्रम पे उठते सवालों के जवाब देने के लिए तक्षक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया सुनील जी। लगातार मसला गरमा रहा है और मांग अब सरकार बदलने के साथ साथ आवाज केंद्र तक पहुंच गई है। तक्षक साहब, चर्चा